हेलो दोस्तों दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन का पार्ट 17। पार्ट 16 तक के सभी वीडियोस दोस्तों आप देख लीजिए। आज का वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसी को लेकर दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इसके पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक कोट से, विनिंग एंड लूजिंग isn't everything, something the journey is just as important as the outcome। दोस्तों हर समय किसी भी समय जीतना और हारना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों। कई बार आपकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जैसे आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार हमारा पेपर या आपका पेपर नहीं निकलता दोस्तों। मैं भी एक छोटे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हम लोग का पेपर नहीं निकलता तो दोस्तों हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पर जर्नी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप देश की शिक्षा को, आप देश के एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने लेवल से ट्राई कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जर्नी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई बार हारना और जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पर जर्नी इंपॉर्टेंट होती है। सो इसलिए दोस्तों ये जर्नी इंटरेस्टिंग होना चाहिए और हम अपने जर्नी में शिद्दत के साथ लगे रहें, यही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे ये कुछ प्रश्न दोस्तों हमारे सामने लिखे हैं। ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चाहे वो CDS का एग्जाम हो, एफ-कैट का एग्जाम हो, NDA का हो, SSC का हो, हर एग्जामिनेशन के अंदर इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में हिट होते हैं। इवन CBSE और ICSE तक की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है दोस्तों। एक वर्ब है दोस्तों मेक। दोस्तों इस मेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बना होना। दोस्तों मेक वर्ब हमेशा अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेती है, एक मेक ऑफ और एक मेक फ्रॉम। दोस्तों वन थिंग्स टू अनदर थिंग्स, टू अनदर थिंग। जब हम एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं तब दोस्तों हम वहाँ पर या तो मेक का यूज करते हैं, मेक ऑफ का यूज, या फिर हम मेक फ्रॉम का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे किस कंडीशन में हम मेक ऑफ का यूज करेंगे और किस कंडीशन में हम मेक फ्रॉम का यूज करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जब भी दोस्तों हम मेक ऑफ की बात करते हैं और जब भी हम मेक फ्रॉम की बात करते हैं दोस्तों, ये दोनों के दोनों चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर कोई भी चेंज हो, चेंजेस को दिखाने का काम करते हैं मेक ऑफ और मेक फ्रॉम। दोस्तों ये दोनों ऐसे प्रीपोजिशन है जो एक फ्रेजल वर्ब की तरह भी काम करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं फ्रेजल वर्ब का डिस्कशन लेना चाहूँगा। फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन, दो चीज़ें मिलकर फ्रेजल वर्ब का निर्माण करती हैं। दोस्तों मेक ऑफ, मेक फ्रॉम चेंजेस को दर्शाते हैं। दोस्तों यदि मैं मेक ऑफ की बात करूं तो मेक ऑफ हमेशा फिजिकल चेंज को दर्शाता है, फिजिकल चेंज। दोस्तों यदि मैं मेक फ्रॉम की बात करूं तो मेक फ्रॉम केमिकल चेंज को दिखाता है, केमिकल चेंज को दिखाता है। दोस्तों दूसरी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यदि मैं मेक ऑफ की बात करूं तो फिजिकल चेंजेस, यानी ऐसा चेंज जिसमें केवल आकार में परिवर्तित होता है, आकार केवल परिवर्तित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल चेंज के अंदर प्रोडक्ट के मूलभूत कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बदलते, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बदलते। दोस्तों यदि मैं मेक फ्रॉम की बात करूं तो मेक फ्रॉम हमेशा केमिकल चेंजेस को दिखाता है। केमिकल चेंज दोस्तों ऐसा चेंज होता है जिसमें कि पूरा का पूरा आकार ही परिवर्तित हो जाता है, यानी पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही बदल जाता है। इस आधार पर दोस्तों हम इन प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कस करूं तो दिस शर्ट इज मेड डैश कॉटन। दोस्तों जब मैंने कॉटन से शर्ट बनाई तो कॉटन उस शर्ट के अंदर नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि केवल और केवल आकार में परिवर्तन हुआ। इस वजह से दोस्तों मैंने इस मेड के साथ ऑफ लगाया। पहले ऑप्शन में आपने बेहतरीन तरीके से ऑफ का यूज किया, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है दोस्तों। जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ें तो हमेशा उसे एग्जॉस्टिव लेकर चले। प्रीपोजिशन का ये पार्ट 17 में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट 16 तक आप सारे वीडियो देख लीजिए दोस्तों। हर एक वीडियो आपके एग्जामिनेशन और नॉलेज दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए और देखिए। वाइन इज मेड डैश ग्रेप। दोस्तों जब भी वाइन बनाई गई ग्रेप्स से तो ये एक ऐसा चेंज है दोस्तों जो केमिकल चेंज हुआ, यानी वाइन बनने में जब ग्रेप्स से वाइन बनी तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही बदल गया। प्रोडक्ट बदल जाने की वजह से यहाँ पर मैं यूज करना चाहूँगा दोस्तों फ्रॉम का।
यदि मैं तीसरे प्रश्न के डिस्कशन करूं, दिस मेडिसिन इज मेड डैश द हर्ब्स ऑफ द हिमालयाज। हर्ब्स यानी होता दोस्तों जड़ी बूटियां। दोस्तों जब मैंने मेडिसिन बनाई हिमालय की जड़ी बूटियों से, तो क्या मेडिसिन के अंदर जड़ी बूटियां नजर आएंगी? नेवर। ये दोस्तों चेंज हुआ, केमिकल चेंज। इस वजह से मैंने यहाँ पर लगाने का प्रयास किया फ्रॉम। दिस बॉक्स इज मेड टेस्ट इन। दोस्तों जब भी मैंने टिन से बॉक्स बनाया, इसका मतलब मेरा चेंज फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर टिन तो नजर ही आ रहा है। केवल और केवल दोस्तों आकार परिवर्तन हुआ, किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। इस वजह से मैं यहां पर लगाना चाहूंगा दोस्तों फ्रॉम। जैसे दोस्तों इन प्रश्नों को आप अपनी नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट आपकी परीक्षा में बार बार हिट होते हैं दोस्तों मैं कुछ और एग्जांपल का आपसे डिस्कस कर लेता हूं। इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में नोट करिएगा। दोस्तों यदि अब मैं डिस्कस करूं एक और प्रश्न का, जैसे मैंने आपके सामने लिखा दोस्तों, कर्ड इज मेड डैश मिल्क। जो दोस्तों यहाँ पर जब मिल्क से कर्ड बनाया गया, तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, यानी ये केमिकल चेंज। इस वजह से दोस्तों मुझे लगाना होगा फ्रॉम। एक और एग्जांपल मैं लिख दूं दोस्तों, हर नेकलेस इज मेड डैश गोल्ड। दोस्तों अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूं, नेकलेस जो गोल्ड से बना है, बट वो नेकलेस गोल्ड से तो बना है, लेकिन उस नेकलेस में गोल्ड नजर आ रहा है। इस वजह से फिजिकल चेंज हुआ, और फिजिकल चेंज की वजह से मैंने ऑफ लगाया। फिजिकल चेंज में दोस्तों केवल आकार परिवर्तित होता है उसमें, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट उसके नहीं बदलते हैं, और फिजिकल चेंज में पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही बदल जाता है, यानी इसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट हमेशा बदल जाया करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों चौथे प्रश्न का डिस्कस करते हैं। दीज पेंटिंग्स हैव बीन डन ऑयल्स। यह दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेक वर्ब नहीं है, ये रूल सिर्फ मेक वर्ब के साथ लगेगा। यहाँ पर दोस्तों मेक वर्ब नहीं, यहाँ पर मेड वर्ब है। इस हिसाब से दोस्तों मेड वर्ब के हिसाब से मैंने यहाँ पर फ्रॉम लगाना चाहा। ठीक है दोस्तों, यदि मैं दिस बॉक्स इज मेड डेस्टिन, ये फिजिकल चेंज हुआ, इस फिजिकल चेंज की वजह से मुझे यहाँ पर लगाना होगा ऑफ। तो ये गलती से मैंने फ्रॉम लिख दिया था, इस फिजिकल चेंज की वजह से मुझे ऑफ लगाना होगा। दोस्तों दीज पेंटिंग्स हैव बीन डन ऑयल्स। दीज पेंटिंग्स हैव बीन डन ऑयल्स, यहाँ पर दोस्तों मेड की बात नहीं, किसी दूसरे वर्ब की बात की गई है, इस वजह से मैंने यहाँ पर लगाया इन। हिज स्टेचू वॉज कॉस्ट इन ब्रॉन्ज। स्टेचू ब्रॉन्ज से बनाया गया। हिज नेम वॉज कट इन स्टोन, उसका नाम स्टोन में कट किया गया। ठीक है, बेसिक सी बात है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मेक ऑफ को लेकर और मेक फ्रॉम को लेकर। दोनों के दोनों प्रीपोजिशन चेंजेस को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में दिस बॉक्स इज मेड ऑफ होगा, यहाँ पर किसी प्रकार का फ्रॉम नहीं होगा, मैंने पहले फ्रॉम लिख दिया था, रियली सॉरी। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं। अगला प्रीपोजिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है अपने आप में। जिस प्रीपोजिशन को लेकर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो प्रीपोजिशन है ड्यू टू और ओइंग टू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, इसे आप कॉपी में जरूर नोट करिएगा। प्रीपोजिशन है ड्यू टू और ओइंग टू। दोस्तों शुरू की बेसिक क्लास में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन के बारे में। स्टार्टिंग की बेसिक क्लास में प्रीपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी दोस्तों हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं या तो नाउन के पहले या फिर प्रोनाउन के पहले। दोस्तों ये नाउन और प्रोनाउन के पहले जो भी प्रीपोजिशन होगा, ये या तो दोस्तों एडजेक्टिव बनेगा या फिर ये एडवर्ब बनेगा, या फिर ये एडवर्ब बनेगा। दोस्तों यदि सेंटेंस में प्रीपोजिशन एडजेक्टिव बनेगा तो यह क्वालिफाई करेगा नाउन या फिर प्रोनाउन को। दोस्तों सारी के सारी बेसिक क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया है पहले ही क्लास में। और दोस्तों अगर ये एडवर्ब बनेगा तो या तो ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा या फिर ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। दोस्तों एक सेंटेंस में वर्ब हमेशा एक्शन वर्ड होते हैं, और एक सेंटेंस में वर्ब दोस्तों तीन प्रकार से यूज हो सकती है। वर्ब की बेसिक बात कर लेता हूँ। वर्ब एक सेंटेंस में दोस्तों एक्शन वर्ड का काम करती है, एक्शन बताने का। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं तो दोस्तों एक सेंटेंस में वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग भी बताती है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग किसी भी इंसान की अवस्था। और एक सेंटेंस में दोस्तों वर्ब का काम वर्ब ऑफ पोजीशन भी बताना होता है।
वर्ब ऑफ पोजीशन। हालांकि वर्ब का डिटेल में डिस्कशन मैं वर्ब के चैप्टर में ही करूंगा, बट आप बेसिक बात समझ लीजिए। वर्ब 3 काम करती है। एक सेंटेंस में वर्ब एक्शन वर्ड होती है, एक सेंटेंस में वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, और एक सेंटेंस में वर्ब ऑफ पोजीशन भी बताने का काम करती है। दोस्तों इन सब के एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इस सेंटेंस में दोस्तों अगर मैं इस प्लेइंग की बात करूं तो ये प्लेइंग दोस्तों एक मेन वर्ब हुआ, और ये इज हेल्पिंग वर्ब हुई। इसी हेल्पिंग वर्ब को दोस्तों हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब को दोस्तों हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर इज कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। यदि मैं आपसे पूछूं कि हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है दोस्तों एक सेंटेंस के अंदर, तो आपका जवाब क्या होगा? आप सोचिए और बताइए। दोस्तों एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है? पहली बात तो ये है कि हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों एक सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब के तुरंत पहले आकर उस सेंटेंस में टेंस को डिसाइड करती है। हेल्पिंग वर्ब का हमेशा यही काम होता है दोस्तों, मेन वर्ब के पहले आकर उस सेंटेंस में टेंस को डिसाइड करती है। इस सेंटेंस में मैंने लिखा इज, फिर मैंने लिखा प्लेइंग, तो इस सेंटेंस में इस इज और प्लेइंग की वजह से मैं बता सकता हूँ ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। दोस्तों यदि मैं इस सेंटेंस में यहाँ से इज हटा दूँ तो आप बता नहीं सकते ये कौन सा टेंस है, इसलिए वर्ब जो होती है वो एक सेंटेंस में टेंस को डिसाइड करती है। दोस्तों अब मैं स्टेट ऑफ बीइंग की बात करता हूँ। जैसे मैंने कहा सी हैज़ अ डॉक्टर, सी हैज़ अ डॉक्टर। सी, इस सेंटेंस में दोस्तों सी के स्टेट के बारे में बताया जा रहा है कि सी एक डॉक्टर है। यहाँ पर दोस्तों इस सेंटेंस में बहुत सारे लोग इस डॉक्टर को ऑब्जेक्ट कहने की गलती करेंगे। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट है। अब यदि मैं वर्ब ऑफ पोजीशन की बात करूँ तो मैंने कहा ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। यहाँ पर इस सेंटेंस में हैज लगाकर मैंने पोजीशन बताया। पोजीशन मतलब अधिकार, अधिकार बताने का प्रयास किया। दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा था ड्यू टू और ओइंग टू के बारे में। मैंने इसमें बेसिक बात बताई कि जहाँ भी प्रीपोजिशन आता है वो प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। और दोस्तों हमेशा ये जो भी नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है इसे हम या तो एडजेक्टिव कहते हैं या फिर एडवर्ब कहते हैं। एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, सेम उसी तरह पर एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है या तो वर्ब या फिर एडजेक्टिव। यदि मैं दोस्तों ड्यू टू की बात करूँ तो टू तो है अपने आप में प्रीपोजिशन, इस वजह से या तो क्वालिफाई करेगा नाउन और प्रोनाउन को। जब भी ड्यू टू नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है दोस्तों तो यह नज़र आता है हमेशा एडजेक्टिव की तरह, यह नज़र आता है हमेशा एडजेक्टिव की तरह। और ये एडजेक्टिव या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। दोस्तों मैं ओइंग टू की बात करूं, यदि मैं ओइंग टू की बात करूं तो टू तो है ही अपने आप में दोस्तों प्रीपोजिशन, तो या तो ये नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को। ओइंग टू जैसे ही नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा ये नज़र आएगा एडवर्ब के रूप में, और एडवर्ब या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा या फिर ये एडवर्ब करेगा क्वालिफाई एडजेक्टिव को। बहुत बेसिक सी बात है दोस्तों कि जो भी क्वालिफाई करेगा एडवर्ब या तो वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को। दोस्तों अब मैं कुछ एग्जाम्पल का डिस्कशन आपसे करना चाहूँगा। दोस्तों तो हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। राखी गॉट द सक्सेस हर हार्ड वर्क। दोस्तों इस सेंटेंस में आपको ड्यू टू और ओइंग टू में एक ऑप्शन का चुनाव करना है। दोस्तों इस सेंटेंस में गॉट किसे क्वालिफाई किया जा रहा है? दोस्तों सक्सेस को क्वालिफाई किया जा रहा है, उसके सक्सेस के बारे में बताया जा रहा है कि ही गॉट द सक्सेस, उसने सक्सेस प्राप्त किया। दोस्तों क्योंकि गॉट एक लिंकिंग वर्ब है, गॉट एक लिंकिंग वर्ब है, सक्सेस के बारे में क्वालिफाई किया जा रहा है। दोस्तों सक्सेस एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करता है हमेशा एडजेक्टिव, इस वजह से दोस्तों मैंने जचाने का प्रयास किया ड्यू टू। राखी क्वालिफाइड डैश हर हार्ड वर्क। क्वालिफाइड दोस्तों क्वालिफाइड अपने आप में वर्ब को क्वालिफाई जो भी शब्द करता है दोस्तों वो एडवर्ब होता है, इस वजह से सेकंड ऑप्शन में मैं जाऊंगा ओइंग टू के साथ, ओइंग टू के साथ। थर्ड बैड वेदर आई कैंसल द मीटिंग। दोस्तों यहाँ पर बैड वेदर की बात नहीं, मीटिंग को कैंसिल करने की बात की गई है, और कैंसल एक वर्ब है और वर्ब को जो भी शब्द क्वालिफाई करता है दोस्तों एडवर्ब होता है, इस वजह से यहाँ पर मैंने लगाना चाहा दोस्तों ओइंग टू, ओइंग टू। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं। बैड वेदर द ट्रैफिक कुड नॉट मोर। दोस्तों मोर एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर ट्रैफिक मोर, ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, इस मोर के बारे में बात की गई। ये जो भी है एक वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई करने की वजह से मैंने यहाँ पर लगाया दोस्तों ओइंग टू। नेक्स्ट सेंटेंस
हिज डेलीब्रेट नॉलेज इज अ नाइस टीचर। दोस्तों डेलीब्रेट नॉलेज किसके पास है? जो टीचर अच्छे हैं, नाइस टीचर के पास। और दोस्तों यहाँ पर टीचर अपने आप में नाउन है, और नाउन को जो भी शब्द क्वालिफाई करता है, इस नाउन के पहले नाइस एडजेक्टिव है दोस्तों, और नाउन को जो भी क्वालिफाई करता है दोस्तों वो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव का काम करता है ड्यू टू। इस वजह से मैंने दोस्तों यहाँ पर ड्यू टू लगाया। दोस्तों जब मैं बहुत सारी किताबों को कंपाइल कर रहा था, रिसर्च कंपाइल कर रहा था, तो उस किताब में मैंने बहुत सारी किताबों में दोस्तों देखने को मुझे मिला कि एक सेंटेंस में ड्यू टू और ओइंग टू का प्रयोग हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं। दोस्तों कई सारी बुकों बहुत सारी चीज़ हमेशा रॉन्ग हुआ करती है। उन बेसिस पर, कॉन्सेप्ट के बेसिस पर चीज़ों को समझना होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव का ट्रेंड बदल चुका है। इस बदलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको नई चीज़ों के तहत चलना होता है। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न को लिख लीजिएगा, सारे के सारे प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस ड्यू टू और ओइंग टू का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब अगले वीडियो में आपसे फिर एक नए शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, जो कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही शानदार होगा। दोस्तों अभी तक यदि आपने अपने चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।